हेलो, नमस्कार एवरीवन स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसके अंदर कौन-कौन से क्वेश्चन हैं या कौन-कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका मैं वीडियो आज बनाऊँगा। और मैंने प्रीवियस एक 11th क्लास का भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनवाया था और उसके अंदर से लगभग हूबहू 50 में से 40 नंबर के क्वेश्चन थे, वो एज़ इट इज़ ऐसे के ऐसे आए थे। तो हो सकता है आपके भी इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पेपर के अंदर हूबहू ऐसे के ऐसे मिले। तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। सारे क्वेश्चन को एक बार देखना है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो सारे देख करके आपको जाना है। ठीक है, चैप्टर 1 की हम बात करें तो उसके अंदर जो आवेश का क्वांटा है वो आपका इम्पोर्टेंट है। आवेश का क्वांटा किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है। अगला है वो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। छोटा सा सवाल बनता है कि हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, और डिस्टेंस को यदि मैं डबल करूंगा तो फोर्स है वो एक चौथाई हो जाता है, क्योंकि नीचे आर का स्क्वायर है और उसको डबल करेंगे तो टू का भी स्क्वायर होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी कि बल है वो 1/4 हो जाएगा। 3 गुणा करने पर बल 1/9 हो जाएगा, 4 गुणा बल करने पर 1/16 हो जाएगा। तो एक ऐसा सवाल यहाँ पे बन सकता है। प्रावैद्युतांक का एक सवाल बन सकता है आपको, ठीक है ना। एफ नॉट क्या होता है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। एफ एम क्या होता है, माध्यम में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो उसका प्रावैद्युतांक निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 50 न्यूटन है और किसी माध्यम में लगने वाला बल 10 न्यूटन है, तो आप क्या लिखोगे, 50/10 लिखोगे, ठीक है। तो उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या फिर आपको निर्वात में लगने वाला बल दे देंगे, प्रावैद्युतांक दे देंगे और फिर बोलेंगे उस माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दो आवेशों के बीच में धातु की प्लेट को रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा, ठीक है। धातु की प्लेट को रखते हैं तो 0 फोर्स निकल के आता है। क्लियर है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे हम बढ़े तो आगे दे रखा है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तथा इस पर एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या फिर आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने न्यूमेरिकल दे दिया आपको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल दे रखा है, एक H प्लस है और एक Cl माइनस है और उन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है। बताओ इस द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है, कितना होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 × 10⁻10 मीटर आप लिख दो यहाँ पे, और गुणा दोनों में से किसी का एक आवेश लिख दो। आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। इससे आप इसका गुणा कर दो, ठीक है। इससे आप इसका गुणा करोगे तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन सकता है। आगे दे रखा है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म काफ़ी काफ़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ये ध्यान रखोगे कि धनावेश की वजह से विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होती है और ऋणावेश की वजह से विद्युत बल रेखा अंदर की तरफ होती है। एक आप ध्यान में रख सकते हो कि विद्युत बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है, उसका आपको रीजन लिखना पड़ सकता है। या फिर विद्युत बल रेखा होती है उसका कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और विद्युत बल रेखा हमेशा सतत होती है, क्यों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। अगला है छठा, वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वां है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम तो आपका 100% पेपर में पूछा जाएगा और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर हम 3 पे, चैप्टर 2 यहाँ पे मैं भूल गया था, ये रहा चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या पूछा जा सकता है, बिंदु आवेश के कारण अथवा विद्युत द्विध्रुव के कारण r, θ पर विद्युत विभव, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ की विशेषता है। समविभव पृष्ठ के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल कितना होता है, तो वो होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये आप ध्यान में रखोगे। और समविभव पृष्ठ पर
कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं, एक ए बिंदु एक बी बिंदु है, ए बिंदु से बिंदु बी तक किसी आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा, ये ध्यान रखना। समविभव परस्पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगला दे रखा समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत अथवा धारिता। जो आपको दे रखा समांतर प्लेट संधारित्र, उसका आपको सिद्धांत पूछा जा सकता है और यहाँ धारिता पूछी जा सकती है। इसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम पर आधारित एक आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल इस तरीके से दे रखा है, एक कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ दिया और दो कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। इनमें से आपको तुल्य धारिता पूछी जा सकती है। जैसे इसका मान 2 दे दिया, इसका मान आपको 4 दे रखा है और इसका मान आपको दे रखा है जैसे 8 दे रखा है, तो बताओ इनका आंसर क्या आएगा। तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12, ये 12 और ये 2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनको सॉल्व कर दो, 1/2 + 1/12 वहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 तो 7/12 आ जाएगा, यानी कि 12/7 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है वो है बायो सावर्ट नियम। बायो सावर्ट नियम इंपॉर्टेंट और उसका सदिश रूप तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चौथे चैप्टर का दूसरा है वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय मानक परिभाषा तथा एम्पियर का परिपति, ये भी आपको दोनों को याद करके जाना एकदम। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई या फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में L पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आवेश पर लगने वाला बल तथा उसका पथ कैसा होगा। यदि कोई भी एक आवेश है किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 0 डिग्री से प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और उसका पथ कैसा होता है, सरल रेखीय। दूसरा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर QVB। और पथ कैसा होता है, वर्ताकार होता है। तीसरा, ये कंडीशन भी पूछी जा सकती है, थीटा का मान 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है तो इसका जो पथ होगा वो कितना होगा, बल कितना आएगा, F बराबर QVB साइन थीटा, और इसका पथ होगा वो कुंडलिनी होगा। तो ये यहाँ पे सवाल बनता है, ठीक है। आगे हम बढ़े चैप्टर 2, यहाँ पर हम मिस कर गए थे तो चैप्टर 3 को सॉरी मिस कर गए, तो एक बार चैप्टर 3 को हम देख लेते हैं। हाँ, अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, I बराबर नाइविडी का जो रिलेशन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ओम के नियम का सदिश रूप पूछा जा सकता है। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो बनता है, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो बनता है कि भाई प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी या घटेगी। तो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि बोल सकते हैं कि चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान धनात्मक होता है और अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। ये आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन है कार्बन 1 प्रतिरोध। कार्बन 1 प्रतिरोध आप याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ से आपसे एक सवाल बन सकता है 1 नंबर का, विल्सन ब्रिज के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त। विल्सन जो ब्रिज होता है उसके लिए जो संतुलन की आवश्यक जो शर्त होती है वो आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लिख सकते हैं कि मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है विभव मापी की सहायता से दो सेलों की तुलना करने का परिपथ चित्र आपसे पूछा जा सकता है, उसकी कार्यविधि आपसे पूछी जा सकती है। अगला है किरचॉफ के नियम तथा विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में अंतर। किरचॉफ के नियम पूछे जा सकते हैं। किरचॉफ के 2 नियम है, पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में अंतर पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें ये, तो ये आपको बच्चा ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं। और चैप्टर नंबर जो 5 है इसके अंदर आपको एक तो भू चुंबकत्व के अवयव आपको ध्यान में रखना है। भू चुंबकत्व के अवयव, भू चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, एक तो नति कोण हो गया, एक दिक्पात का कोण हो गया और एक हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब नति कोण या फिर नमन कोण में भी 2 नोट करके मैंने नोट्स में लिखवा रखे हैं पॉइंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा पर कितना होता है, तो हम बोल सकते हैं 0 डिग्री होता है। क्यूरी नियम तथा क्यूरी ताप, क्यूरी नियम आपको याद करना है, क्यूरी ताप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई एम होता है, ये आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है।
एक आपसे पूछा जा सकता है ये वाला शैथिल्य वक्र वाला आपसे पूछा जा सकता है डेरिवेशन। डेरिवेशन का इसका डेफिनेशन पूछेगा और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पूछेंगे। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं अपन। चैप्टर नंबर 6 दे रखा है फैराडे के दोनों नियम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूसरा नियम, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लेंज का नियम, लेंज का नियम ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है, ठीक है ना, या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है वो कौन से नियम के द्वारा दी जाती है। तो दिशा जब भी बात करेंगे तो वो लेंज के नियम से दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद में लेंज का नियम है वो किस पर आधारित है, हम बोल सकते हैं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है भंवर धारा तथा इसके अनुप्रयोग, आपको भंवर धारा की डेफिनेशन ध्यान में रखने और इसके क्या क्या अनुप्रयोग है वो आपको ध्यान में रखने हैं। चौथा है E बराबर एल डी आई अपॉन डी टी पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है ना, इस पर एक न्यूमेरिकल बन सकता है। आपको एल दे रखा होगा, डी आई यानी कि धारा में परिवर्तन दे रखा होगा और कितने समय में परिवर्तन हो रहा है वो आपको समय दे रखा होगा, तो यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है। और एक है समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये भी यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं। शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान तथा आवर्ती पर न्यूमेरिकल बन सकता है। जैसे मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि v इज इक्वल टू 200 200 साइन 100 पाई टी, ठीक है। इसमें बताओ शिखर मान कितना है, तो 200 शिखर मान है इसका। वर्ग माध्य मूल मान कितना, वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए शिखर मान में √2 का भाग दे देते हैं, इसमें भाग दे देना, ठीक है। और आवर्ती कितनी, आवर्ती यहाँ से निकाल लेते हैं। ओमेगा की जगह क्या दे रखा है 100 पाई, तो ओमेगा बराबर क्या रखेंगे हम 100 पाई रखेंगे, तो वहाँ से एफ बराबर आ जाएगा 50 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। RLC अनुनादी परिपथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अनुनादी आवर्ती आपसे पूछी जा सकती है और RLC अनुनाद परिपथ की शर्त क्या है वो आपसे पूछी जा सकती है कि उसके लिए XL और XC का मान दोनों का मान बराबर होना चाहिए, या फिर अपन बोल सकते हैं ओमेगा L इक्वल टू 1 ओमेगा C होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली हानियाँ पूछी जा सकती हैं। चैप्टर 8 पर आते हैं। चैप्टर 8 है वो है विस्थापन धारा तथा मैक्सवेल के समीकरण। विस्थापन धारा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मैक्सवेल के चारों समीकरण पूछे जा सकते हैं, अवरक्त पराबैंगनी और सूक्ष्म तरंगों के उपयोग पूछे जा सकते हैं, सूक्ष्म एक्स किरणें अवरक्त किरणों के स्रोत पूछे जा सकते हैं, और एक B इज इक्वल टू E अपॉन सी पर एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको E का मान दे रखा होगा, C का मान आपको दे रखा होगा और B का मान पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में देखो एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर आपसे यहाँ पर एक डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन पूछा जा सकता है, या फिर अपन आगे बढ़े तो ये वाला डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये वाला डेरिवेशन, यहाँ पे ये जो डेरिवेशन है वो आपसे पूछा जा सकता है। इस पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। इस फॉर्मूले पर आपको R1 दे रखा होगा, R2 दे रखा होगा और आपको N21 और ये दे रखा होगा, तो आप पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत तथा आवर्तन क्षमता पूछ लेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाशिक तंतु, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आप एक तो परावर्तन के उदाहरण याद रखोगे, एक अपवर्तन के उदाहरण याद रखोगे, और एक आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण है वो याद रखोगे। एक प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है वो याद रखोगे, और एक प्रकीर्णन के जो उदाहरण है वो आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल तो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे पूछ लिया कि भाई मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो प्रकाशिक तंतु का। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन का। प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और प्रकाशिक तंतु में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का। पानी में रखी हुई प्रज्ञानली का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का है। सिक्के का पानी में रखने पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का, ठीक है। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी कलर की बात आ रही है वो सारे कहीं ना कहीं प्रकीर्णन के उदाहरण होंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं, लाल क्या है, कलर है, मतलब प्रकीर्णन का उदाहरण है। बादलों का रंग श्वेत दिखाई देता है, श्वेत क्या है, कलर है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकीर्णन का है, ठीक है। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय वो लाल दिखाई देता है, क्या है ये, कलर, कलर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रकीर्णन का, ठीक है। आसमान का नीला दिखाई देना
नीला क्या है, कलर, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, परकिन का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें हम, यंग का द्विसलिट प्रयोग तथा फ्रॉनऑपर विवर्तन में से एक कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर ब्रूस्टर तथा मेलस का नियम दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 की बात करें, कार्यफलन, दहलीय आवर्ती तो निरोधी विभव की परिभाषा, ये तो 100% पेपर में पूछना ही पूछना है, आपकी कोई भी दो डेफिनेशन पूछ लेंगे वो। फिर यहाँ फिर आपसे ग्राफ बनाने के लिए बोल देंगे कि भाई आवर्ती अलग अलग हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, तीव्रता अलग अलग हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण काफी इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली की परिकल्पना काफी इंपॉर्टेंट, और ये वाला तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो मैं बात कर रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, पांचवा, इसका जो फॉर्मूला मैंने लिखवा है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल टपक सकता है सीधा सीधा। इसमें एक ये भी ध्यान रखो कि कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए, तो वो प्रयोग है डेविसन जर्मर का प्रयोग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान में रखोगे। आगे चलते चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आप ध्यान में रखोगे, एक तो आपको ध्यान में रखना है रदरफोर्ड मॉडल तथा इसकी कमियां, एक बोहर मॉडल तथा इसकी कमियां आप ध्यान में रखोगे। बोहर के 3 पोस्टुलेट है, 3 अभिग्रहित है, तीनों अभिग्रहित काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर आपका यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बन सकता है, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 13 पर एक न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है आपके, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बन सकता है, इस फॉर्मूले के बेस पे बन सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ए का मान दे रखा होगा और आपसे आर का मान पूछ लेंगे। 1 AMU की समतुल्य ऊर्जा आपसे पूछी जा सकती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आपसे इनका ग्राफ पूछा जा सकता है, प्रति निकलो नाभिकीय बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अर्धआयु तथा माध्य आयु में संबंध क्या होता है, अर्धआयु और माध्य आयु में जो संबंध होता है, अर्धआयु को हम टोस, माध्य आयु को टो से लिखते हैं और अर्धआयु को हम लिखते हैं टी हाफ से लिखते हैं, टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे 1.44 आएगा, यानी कि जो माध्य आयु होती है वो अर्ध आयु का 1.44 गुणा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम काफी इंपॉर्टेंट। नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आपसे पूछा जा सकता है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो नाभिकीय भट्टी। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो हम बोल सकते हैं परमाणु बम। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है नाभिकीय भट्टी के लिए के का मान कितना होता है, तो 1। और यानी कि श्रृंखला, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए के का मान हमेशा 1 होगा और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए के का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, हम बात करें नाभिकीय भट्टी के लिए तो के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का ये उदाहरण है। आगे हम बात करें मंदक की बात करें, तो मंदक के रूप में क्या काम में लेते हैं नाभिकीय भट्टी में, तो वो होता है ग्रेफाइट की छड़ें काम में ली जाती है, या फिर हम काम में ले सकते हैं भारी पानी को, और नियंत्रित छड़ों के रूप में कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती हैं। चैप्टर 15 की बात करें तो पीएन संधि डायोड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिष्टकारी, दोनों में से कोई एक पक्का टपकेगा, अर्ध तरंगकारी या फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और लॉजिक गेट तो 100% पूछा जाएगा। ये तीनों ही 5-6 नंबर आपको दिला सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, बच्चों को शेयर भी करना, हो सकता है कि उनको भी काफ़ी मदद मिले इस वीडियो की सहायता से। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।